आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढता है। प्यार, करियर, रिश्ते और भविष्य को लेकर क्या सच में टैरो कार्ड हमें भविष्य बताते हैं, या ये हमारे भीतर छिपे विचारों और भावनाओं को समझने का एक जरिया है? इसी दिलचस्प विषय पर आज हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर प्रियंका दास के साथ। इस पॉडकास्ट में प्रियंका दास टैरो से जुड़े कई मिथ्स को तोड़ते हुए बताएंगी कि टैरो केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि आत्मचिंतन और जीवन को समझने का एक माध्यम भी है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे कई लोग टैरो के माध्यम से अपने जीवन के फैसलों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अगर आप जीवन में क्लैरिटी, डायरेक्शन और अपने भीतर झांकने का एक नया नजरिया खोज रहे हैं तो ये बातचीत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। Hi, I am Antara Bose, a journalist, a podcaster, a filmmaker, and a diversity enthusiast on a mission to bring out the cultural and intellectual diversity from tier 2 cities in India. प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवीसी पॉडकास्ट में। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है हमारे लिए, क्योंकि टैरो कार्ड्स जो है हम हमेशा सुनते हैं कि टैरो कार्ड्स है, टैरो कार्ड रीडिंग होती है, एनर्जी होती है, हीलिंग होती है, लेकिन आज हम आपके साथ बैठे हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवीसी पॉडकास्ट में। थैंक यू अंतरा, आपने मुझे यहाँ बुलाया है और आज हम आए हैं तो आपको जो भी आपके मन में जो भी शक है, जो भी है, जो इंटरेस्ट है, वो आज हम क्लियर कर देंगे। जरूर जरूर। पहले तो हमें, मेरी टीम को बहुत आश्चर्य हुई कि एक टैरो कार्ड रीडर नॉर्मल कैसे दिख सकती है। द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन आई गेस, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टैरो कार्ड रीडर एकदम कुछ टर्बन बांध के एकदम विद क्रिस्टल्स एंड ऑल नेकलेसेस। ये बहुत लोगों को है, पहले भी मेरा ये एक्सपीरियंस हो चुका है। कई लोग मुझे देख के शॉक हो गए हैं कि आज तो मैं साड़ी भी पहन के आई हूँ। लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे जीन्स पहने टैरो कार्ड रीडर पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग ऑरा क्रिएट करने के लिए पहनते हैं। वैसे ऑरा तो खुद का होना चाहिए। आप ब्रेसलेट पहन के, कुछ भी पहन के ऑरा क्रिएट नहीं किया जा सकता है। राइट। तो चलिए, सबका अपना अपना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। राइट राइट। तो टैरो कार्ड की अगर हम बात करें तो ये बहुत पाश्चात्य सभ्यता से आई है। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी होती है, हॉरोस्कोप्स होते हैं। तो इसका हिस्ट्री क्या रहा है? देखिए, इसका हिस्ट्री एक्चुअली 15वीं शताब्दी में ना, ये इटली में एक्चुअली ये कार्ड्स खेल के हिसाब से आया था पहली बार। लोग जो वहाँ के राजघराने थे वो लोग खेलते थे उसको। अच्छा। लेकिन उसके बाद 19वीं सदी में ना, ये स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे, इसका उतना हिस्ट्री तो हम सबको भी नहीं पता है वो कैसे टर्न हुआ, क्या हुआ। धीरे इवॉल्व होता है। हाँ, इवॉल्व होते होते वो स्पिरिचुअलिटी, फिर प्रेडिक्शन और गाइडेंस, ये सब में आ गया। फिर 19वीं सदी में यूरोप, फ्रांस, ये सब बहुत ज़्यादा इस सब में होने लगा। और इंडिया में ना 1990 से लेके 2000 के अंदर ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होते होते अब तो टैरो कार्ड रीडर भी आपको दिखेंगे, हीलर्स भी दिखेंगे। अभी तो ये बहुत ज़्यादा है। पहले क्या मेट्रो सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में ही सिर्फ थे। ओके। लेकिन अभी और ख़ासकर इंटरनेट आने के बाद आप अगर टैरो कार्ड सर्च करोगे रीडर, तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे। तो अब तो इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा मतलब रुझान हो गया है। लोग पसंद भी करते हैं, और जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग सही में बिलीव करते हैं, उनको काम भी आता है ये। राइट। लेकिन मुझे हमेशा लगता है ना कि, मुझे आप गलत हो तो बताइएगा, कि मुझे लगता है कि कुछ कार्ड्स वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर। कभी कभी मुझे तो हॉरोस्कोप में भी होता है ना कि क्वेश्चन होता है कि एक आदमी, और जोडियाक साइंस जैसे कि 12 साइंस ही है और एक साइन में कितने लोग आते हैं, तो सबका किस्मत तो एक जैसा नहीं होता है। तो कार्ड्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, कार्ड्स है, टैरो कार्ड जो है ना, वो पूरी तरह से एक डिवाइन टूल्स है, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं है। देखिए, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, ये सब हम लोग ज्योतिष में देखते हैं ना। टैरो में इसका कुछ भी नहीं है। टैरो है टोटल आपका एनर्जी बेस्ड। वो पूरी तरह से एनर्जी पे ही काम करता है। जैसे मेरा जो कार्ड्स है, ठीक है, मैं उसको क्या करती हूँ, मेरा जो हम जिसे मानते हैं, जिस भी भगवान को, जो भी मेरे सुप्रीमे है, उनसे मैं उसको चार्ज करती हूँ। और फिर अगर मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी ना, तो मैं उनसे आंसर मांगूंगी कि आप के लिए जो सही गाइडेंस है, जो प्रेजेंट आपको गाइडेंस चाहिए, वो आपको दे। तो इसी आपका जो एनर्जी है वो मैं पिक कर लेती हूँ, ठीक है, उसी को मैं
उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भेजिए। तो ये पूरी तरह से एक डिवाइन, इसमें कुछ बीच का नहीं है, पूरी तरह से एनर्जी है। आप 1-2 बार सेशन लेके देखिए। और तो हाउ डू यू एक्सप्लेन द कार्ड्स? कैसे आप एक्सप्लेन करती हैं कार्ड्स को? कितने कार्ड्स होते हैं? थोड़ा टैरो के बारे में बताइए। देखिए टैरो में, सब टैरो में ना 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन मैं जो स्टडी करती हूँ, मैं एक बार दिखाऊं आपको। हाँ जरूर। देखिए ये ओशो ज़ेन टैरो है। ओके। ठीक है, तो मैं अभी इसी पे काम कर रही हूँ, इसी पे मैं अभी एक्सपर्ट जो हूँ मैं इसी में हूँ। बाकी अच्छा। बहुत सारे कार्ड्स मैं करती हूँ, बट ये मेरा कंफर्ट, मैं इसी के साथ हूँ। इसके साथ मेरा जो एनर्जी लेवल है ना, वो बाकी कार्ड्स के साथ इतना नहीं है। बाकी कार्ड्स में डिफरेंशिएट क्या क्या होता है? डिफरेंशिएट अलग अलग कार्ड्स है, 79 कार्ड्स है, बट ये जो ओशो ज़ेन टैरो, ये ओशो का बनाया हुआ है। ओशो एज इन हाँ हाँ, ओशो का बनाया हुआ है। तो इसमें 79 कार्ड्स है। सिर्फ यही डेक है जो 79 कार्ड्स है, क्योंकि एक कार्ड सिर्फ ओशो अपने छवि, जो ओशो का जो छवि है ना, दाढ़ी वाले और ये, वो उसको हम लोग बोलते हैं, वो द मास्टर कार्ड उसमें लिखा भी हुआ है, कभी आपको हम दिखाएंगे। और वो होता है इस डेक का बेस्ट कार्ड हम लोग मानते हैं। तो एक ओशो ज़ेन टैरो ही है जो 79 कार्ड्स है, बाकी सब 78। आज पता चला कि ओशो टैरो भी करते थे। मुझे पता था कि वो स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ कोर्स, ये उनका बनाया हुआ कार्ड्स है। अच्छा, मुझे आज पता चला। और एक बात मैं बताना चाहूंगी आपको, देखिए कार्ड्स तो बहुत तरह का होता है। जैसे सबसे पुराना जो टैरो के जो सबसे पुराने कार्ड है वो राइडर वेट है, वो 1909 में उसको लाया गया था। लेकिन जो ये ओशो ज़ेन टैरो जो है ना, वो उसका क्या खासियत है, वो माइंड रीड इतना अच्छा करता है ना, इससे ज़्यादा माइंड रीड करने वाला। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, जैसे हम बताते हैं ना, नहीं हम ऐसे तो नहीं सोचते हैं, हेलो आप सच बताइए, ऑनेस्टली बताइए, नहीं मैम आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, तो ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए भी तो होना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। तो ओशो ज़ेन टैरो का ये, मुझे पर्सनली ये लगता है कि इतना अच्छा माइंड रीड कोई कार्ड नहीं कर सकता है। राइडर वुड बहुत अच्छे कार्ड है, उसका अलग लेवल है, लेकिन ये है ओशो ज़ेन टैरो का बात ही अलग है। तो इसमें ही सिर्फ 70 कंपैटिबिलिटी विद द एनर्जी। बिल्कुल, एनर्जी तो है ही। एनर्जी सारा चीज तो आपको बताएं, सब चीज एनर्जी है, जो भी है एनर्जी, सब एनर्जी। इवन गॉड इज एन एनर्जी। एनर्जी बिल्कुल एनर्जी है। तो लेकिन जो लोग आपके पास आते हैं, जो आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, टैरो जब रीडिंग करती है तो किस तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं? देखिए प्रॉब्लम्स तो फाइनेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए इंसान की लाइफ में 2 ही 3 प्रॉब्लम तो है, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, ठीक है, कैरियर क्या चूज करे, नहीं बाकी तो बहुत सारे, लेकिन ये 3 प्रॉब्लम आएगा ही। बाकी लोग फाइनेंस के बारे में आते हैं, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आजकल तो बहुत ज्यादा, और मेन सब झंझट का जड़ वही है, कहीं से वही प्रॉब्लम। और दूसरी बात है, लोग ये भी, जैसे बच्चे आते हैं, उनको कैरियर का जानना है, कौन सा कैरियर चूज कर सकते हैं, या तो आप 2 चीज को लेके चल रहे हो, आपके 2 किधर जाने से मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस तो लोगों का होते हैं, जो ट्रैक से हट के है वो अलग है, ये कॉमन क्वेश्चंस है। तो आपने जैसे कहा कि पहले जो 1990 से 2000 तक लोग मेट्रोपॉलिटन में ज्यादा चलता था टैरो रीडिंग, तो ऐसे शहरों में, रांची जमशेदपुर जैसे शहरों में अभी कितना प्रचलन में है टैरो रीडिंग? आज भी एस्ट्रोलॉजर्स वालों में तो भीड़ लगता है। नहीं, भीड़ लगता है। देखिए टैरो, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं यहाँ जब एग्जीबिशन करती थी ना, अभी भी लोग आता है ऑफर, लेकिन मैं टाइम की वजह से नहीं हो पाता आजकल, लेकिन एग्जीबिशन में काफ़ी लोग आते हैं और लोग जानते भी हैं टैरो, और इसका श्रेय जाता है इंटरनेट को। ओके। लोग YouTube में इतना ज़्यादा देखते हैं ना, जो YouTube देखते हैं या टैरो, उन लोगों को पता है क्या होता है, नहीं होता है। हाँ, तो अभी तो बहुत, लेकिन हाँ यहाँ अभी भी थोड़े से जागरूक टैरो के बारे में करना, थोड़ा सा काम होना अभी भी ज़रूरी है। उतना मास लेवल पे लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिनको पता है उनको बहुत बिलीव है। ये तो हम वो एग्जीबिशंस करके देख लिए हैं कि बहुत लोगों को अभी पता है, और धीरे धीरे बढ़ेगा ही, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। लोग ऑनलाइन, बहुत लोग ऑनलाइन ये भी लेते हैं, बाहर कई लोगों से लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो इस वजह से तो चल ही रहा है। तो टैरो जो है, क्या वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है? फ्यूचर तो प्रेडिक्ट करता ही है, लेकिन सबसे अच्छा जो है ना, वो गाइडेंस देते हैं। मेरा तो ये मानना है। फ्यूचर तो बताता ही कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गाइडेंस के लिए परफेक्ट है टैरो।
परफेक्ट है गाइडेंस। और देखिए और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ज्योतिष है ना, ज्योतिष में हम लोग जाते हैं तो देखिए हमेशा हम लोग को ये कहा जाता है आपका ये ग्रह ठीक नहीं है, नक्षत्र ठीक नहीं है, आपको यहाँ ये पहनना है वो पहनना है। लेकिन टैरो का जो सबसे अच्छा बात है ना, टैरो बताता है आप में क्या प्रॉब्लम है। ये तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल एकदम 100% सही है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला ही खराब है हम लोग। तो टैरो आपको ये दिखा देगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है। कभी सेशन लेके देखिए, हम आपको बता देंगे कि ये बहुत ज़रूरी है ना कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ है। अगर देखिए कोई भी चीज़ हमारे साथ बार बार हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं या कोई चीज़ रिपीटेडली हम भी तो वही गलती कर रहे हैं। तो टैरो का ये है, टैरो आपको बताता है कि आपको सुधारना क्या है, खुद में क्या सुधार करना है। और ये हम अपने खुद के साथ हम देख चुके हैं कि बहुत चीज़ खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। और जहाँ आप वो शुरू करते हैं ना, आपका सिचुएशन देखिएगा आप इम्प्रूव करने क्योंकि प्रॉब्लम वही होता है, प्रॉब्लम वही होता है। तो इसलिए कि हम लोग दवाई लेते रहे कि रूट कॉज को कभी हम लोग ठीक नहीं करते। रूट में तो जाते ही नहीं है, ऊपर कर ले। ठीक है, कोई बोला ताबीज ले लिए, रिंग ले लिए, लेकिन हम तो वही हैं। मेरे तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, मेरा एनर्जी कुछ खुद का एनर्जी चेंज करना पड़ेगा। जहां हम देख रहे कोई चीज हो रहा है तो वहां खुद को तो चेंज कर, थॉट्स आपके एनर्जी, थॉट्स आपका सोचने का ढंग, सारा चीज चेंज, और वहीं से आपका इम्प्रूवमेंट शुरू होता है। मुझे कहीं मैं सुन रही थी कि चीटिंग इसीलिए भी होता है क्योंकि हम एक्सप्रेस फ्रीली नहीं कर पाते। अगर कोई करता भी है तो सोसाइटी जो है एक लॉ बना के रखा, उसमें वो जज करने लगेगा। बट इट्स अगेन कमिंग बैक टू एक्सप्रेस। अगर आप कर दोगे, आपको अगर आपकी ज़रूरत है वहाँ से पूरी हो जाएगी इमोशनल, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। तो वैसा है। और अभी डिवोर्स केसेस कितने बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा एंड बोथ द साइड्स, मेल एंड फीमेल बोथ द साइड्स में। तो ये है कि इसमें भी क्या होता है कि आपके पास भी आते होंगे बहुत सारे केसेस ऐसे कि मैं नहीं रहना चाहती या मैं नहीं रहना चाहता, कि मैनेज नहीं हो रहा है। और बहुत कोई सो कॉल्ड एडजस्ट करके भी रहेंगे लेकिन खुद भुगतते रहेंगे उसमें, वो भी अगला भी भुगतता रहेगा उसमें। तो उसमें भी गलत वो एक प्रतिष्ठा की बात होती है। तो ऐसे ही लोगों को क्या कहते हैं आप? नहीं देखिए, जहां तक मुझे तो लगता है, ये देखिए जैसे हम लोग शादी को, विवाह को एक अच्छे से दर्जा दिए हुए हैं ना, सम्मान के साथ, तो हम लोग को बराबर में डिवोर्स को भी अब देना चाहिए। वो समय आ गया है। अगर दो इंसान एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो हर रोज मर रहे हैं, तो यहाँ अलग हो जाना ही बेटर है। फिर क्वेश्चन आता है कि समाज क्या कहे। समाज क्यों समाज, जब आप हर रोज मर रहे हैं, हर रोज तकलीफ झेल रहे हैं, ये तो आप एक मेंटल, देखिए हर घर में ऐसा नहीं कि एकदम डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन अंदर ऐसा नहीं है जरूरी। जो हो रहा है वो तो लोग देख रहे हैं, उसका तो एक मतलब सॉलिड रीजन है। बट बहुत फैमिली में अंदर क्या हो रहा है, वो मेंटली किस हद तक थक चुके हैं और टूट चुके हैं, ये किसी को पता भी नहीं है। तो वैसे रिश्ते में रहने का, और सबसे देखो हम लोग रिश्ता क्या है, हम लोग का सबसे इमोशनल बॉन्डिंग होता है ना, वो चीज़ ही तो खत्म हो जाता है। फिर एक दूसरे के साथ रहने का क्या मतलब, अर्थ ही क्या है साथ में रहने का? अगर आपका इमोशनल बॉन्ड टूट गया है, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो इंसान है नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी चला रहे हो, बस समाज के कहने पे आप पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, तो क्या मतलब है इस चीज़ का? तो कुछ हद तक तो मुझे लगता है कि ऐसे जीने से आज़ाद हो जाना सही है, कि तुम भी अच्छा से जियो, हम भी अच्छा से जिए। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम ऐसा नहीं, तुम्हारा लाइफ भी खुशी से रहो, तुम, हम भी अपना लाइफ खुशी से रहे। एक ही तो लाइफ मिला है ना सबको। राइट। अब मुझे तो लगता है फैमिली बॉन्डिंग से ज़्यादा फोन बॉन्डिंग ज़्यादा है। राइट। हाँ, एंड मुझे हमें एक ही लाइफ मिला है और इस लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। जीना चाहिए, अम्मी भाई जीना चाहिए। अगर एक लड़के को भी जो अधिकार है, जो उनको मिलना, एक लेडीज को भी तो वही है ना, उनको भी तो वही चाहिए। लेकिन आप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जब हीलिंग करती है और हम लोग ये बात कर रहे हैं, माफ करना कितना बड़ा चीज़ होता है। बहुत बड़ा चीज़। देखो बेसिक हमारे जो भी रिलीजन है उनका बेस क्या है? फॉरगिवनेस। माफ़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और माफ़ इसलिए नहीं अंतरा कि आप उस आदमी को माफ़ करें, तुम बाप रे तुम पे एहसान किए, तुम अपने आप पे एहसान करती हो। आपको खुद पे आप देखिएगा, आप किसी को माफ़ कर दीजिए एक बार, आपको इतना पीस फील होगा ना। और जब तक हम वो नहीं कर पाते हैं तब तक हमारा, और हम जो बोलते हैं ना हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का।
आप, क्योंकि हमारे एनर्जी में ना वो ब्लॉकेज हो जाता है, हम उस ब्लॉकेज को, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। मेरा खुद, हम देखिए हमेशा गुस्सा है, ये है, मेरे साथ भी होता है कि जहाँ करना है, हम तो हीलर बोल रहे हैं सब चीज़, लेकिन होता है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा ये चीज़ किस कारण से हो रहा है। मुझे ये आम आदमी को, हाँ, आम आदमी को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि मुझे कहाँ से आ रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी तो हम वो कर रहे हैं। तो माफ़ी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सामने वालों को माफ़ नहीं करोगे ना, तो मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। लोग एक्चुअली बदले की भावना में आ जाते हैं। हाँ, इसको तो ये मजा दिला के रहेंगे। देखो, मुझे तो लगता है ठीक है, कोई खराब किया है, बस आप उसको छोड़ दो ऊपर वाले पे, कुछ भी, कोई एफर्ट मत करो उसको बर्बाद करने का, तो सोचो ही मत, सोचना भी नहीं है। तुम भाई अपना लाइफ जियो, और तुम्हारा हिसाब किताब ऊपर वाले करेंगे, और वो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि देखो, एक एक चीज का कर्मा का हिसाब होगा। हम अगर सोच रहे आज हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे और मेरे साथ नहीं होगा, बहुत गलत फहमी। तो टैरो में इसका गाइडेंस कैसे होता है? टैरो में देखिए गाइडेंस वही माफ़ी का ही तो मेन ये है। ऐसे कुछ अगर कोई मेरे पास ऐसे आता है कि गुस्सा लेके, तो मेरा भी यही सजेशन रहता है कि आप उस चीज़ को माफ़ कर दीजिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। अगर ये चीज़ आपको बार बार तकलीफ दे रहे, और सेम यही चीज़ है ना, लोग मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, पुरानी चीज़ों को, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, पुराना गुस्सा, पुरानी चीज़ों को पकड़ के, उस अलग कार्ड ही निकल जाता है उसके लिए। तो हम उसी तरह से आप उसको गाइडेंस देंगे कि आप तो पुरानी चीज़ों को पकड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स हमको तब तक नहीं देता है जब तक हम स्पेस नहीं होगा। आपका नया चीज रिसीव करने के लिए एनर्जी होना चाहिए। आप नया चीज आएगा, यूनिवर्स हमेशा देता है, हम लोग रिसीव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पुराने वाले मोड पे ही रहते हैं। क्यों, हमें स्पेस चाहिए ना, यूनिवर्स को स्पेस चाहिए। आप खाली करो तब ना हम नया चीज डालेंगे उसमें। तो आप जब तक खुद को साफ सुथरा नहीं करोगे, आप उस चीज को नहीं लेट गो करोगे, जाने नहीं दोगे, तब तक नया चीज कैसे आएगा। और हम लोग शिकायत करते रहते हैं, बार बार यही होता है, बार बार यही होता है, तो होगा ही, बार बार वही चीज़ होगा। इसीलिए माफ़ करना, हमेशा हम सबको बोलेंगे माफ़ करना खुद के लिए ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितना हो सके लोगों को माफ़ कीजिए, और सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी के हिसाब से सब हमें, तुम्हें लगता है कि हम लोग ये करना है, वो करना, एक्चुअली कुछ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी। एक डिवाइन टाइमिंग होता है हर चीज़ का। वो जो हम लोग करते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बस यही गड़बड़ी है। क्वेश्चनिंग, पेशेंस चाहिए। पेशेंस। और मुझे लगता है लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग लेसन्स। तो आपको आपकी अगर सीख मिल गई तो आप फिर आगे बढ़ जाते हो, और अगर सीख नहीं लिया आपने तो फिर वो लूप में जो है वो चलते रहेंगे, वो बार बार होता है। तो इसमें कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा क्लाइंट आया जो बहुत शॉक कर दिया, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा? तो हमें थोड़ा, बिना नाम बताए ऑफ कोर्स, हमें थोड़ा बताइए किस टाइप के ऐसे केसेस हैं। होता है ना कि मतलब बहुत अजीबोगरीब, ये जो हम लोग अभी बोल रहे थे ना कि मतलब फॉरगिवनेस, इतना खतरनाक लोग के दिमाग में होता है कि मतलब उसको कैसे आप खुले, मतलब मेरे सामने ये बोलते हैं कि उसको बर्बाद कैसे किया जाए, उसका क्या ये होना, मतलब उसको बर्बाद कर देना है। तो मतलब ये काम तो हम करते ही नहीं है। बर्बाद अगर कर देना है तो भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप अगर आबाद होके यहाँ से लौटना चाहते हैं तब ठीक है, हम आपको अच्छा से हील कर देंगे, क्या करना है। लेकिन यही चीज़ बोल रहे हैं ना, लोग बहुत डिस्परेट हो जाते हैं कभी कभी, बहुत डिस्परेट। अब देखिए, हम जो भी मेरे क्लाइंट है, जो भी ये चीज़ मुझे बताए थे, वो मेरे से उनको वो नहीं मिला। वो अगर सही हो गए मेरे गाइडेंस से तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहीं जाके ये चीज़ उनके दिमाग में चलता, अगर वो कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं, मतलब इतना डिस्परेशन, किसी को क्या करना नहीं, किसी को बर्बाद करना। तो अब सोचिए ये कितना, नहीं हम तो शॉक हो गए कि इतना आदमी, इतना डिस्परेशन, वो किसके लिए नहीं, उनको बर्बाद करना है। और उन्होंने जो रीज़न बताया था बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ नहीं था। तो ये ना इंसान का एक ईगो, वो ऐसे क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसे क्यों नहीं किए वो। तो मुझे लगता है उनका डिजायर्ड रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता है, तो यही चीज़ है। तो ये सब चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। और कुछ लोग सोसाइटी में है जो
तो इन ये चीज़ों को। रिलेशनशिप के कारण ही हुआ था ऑफ कोर्स, हाँ, किसी को वैसे बर्बाद करना नहीं, है हाँ वही रिलेशनशिप मैटर ही था। तो ठीक है, नहीं चला, हो गया। तो हम जिस इंसान के साथ थे, आज उस इंसान मेरे लिए इतना ही हो गया। अब ठीक है, नहीं हुआ, वो चले गए, उनका अलग ये था। अरे हमेशा मन में अच्छा रखो, क्या है उसको। ये तो बहुत मतलब गंदा बात है कि अब रिलेशन जैसे ही टूटता है, हाँ। ये कभी नहीं करना चाहिए। अब वेंजेंस मोड में आ जाते हैं। बस उनके लेकिन ये लिए सब जो चीज़ है, क्योंकि आप मतलब हम लोग इतना कुछ बात करें तो इज इट बिकॉज ऑफ जिसको कहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स? कार्मिक तो देखिए, कार्मिक होता है, कार्मिक ऐसा ज़रूरी नहीं है कार्मिक सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, सब लोग कार्मिक हो सकते हैं। ये हम बहुत बार कहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स, सोलमेट्स, तो ये अंतर क्या है एक कार्मिक रिलेशनशिप में और एक सोलमेट में? देखिए, कार्मिक ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक हमेशा, लोग जनरली लोग के ये कॉन्सेप्ट है ये पार्टनर ही होते हैं आपके लाइफ में। पार्टनर अगर आपको परेशान करे, ये गलत है। कार्मिक आपका कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, जो इस जन्म में आपके साथ हैं बट वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ पार्टनर ही आपके कार्मिक हो। वो हर चीज़ में, बहुत लोगों को देखिएगा पेरेंट्स के साथ लाइफ भर अनबन है, ना वो उन्हें समझ रहे हैं ना वो उन्हें समझ रहे हैं, तो ये कार्मिक है। बच्चों के साथ कोई बच्चा इतना माँ बाप को परेशान करता है लास्ट तक, तो ये सब देखिएगा पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया बच्चों के कारण। ऐसे भी बहुत फैमिली हम लोग देखते हैं ना सोसाइटी में, तो ये सब कार्मिक है। तो वो लोग आते हैं कि आपसे बदला लेके छोड़ेंगे, तो ये है कार्मिक। और कार्मिक में भी ना अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा बुरे ही होते हैं, कार्मिक में अच्छे रिलेशन भी होते हैं। और सोलमेट तो वो चीज़ है जो जिससे आपको देखते ही एक अटैचमेंट फील हो, जो हमेशा देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है उनके साथ हो भी नहीं, वो कहीं और आप कहीं और, लेकिन एक आपका वो बॉन्डिंग कभी नहीं टूटेगा भी नहीं। वो कहाँ से सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, या एक सुकून देता है वो रिश्ता। ये है सोलमेट का रिलेशन, कि वो आपको हजारों के भीड़ में पार्टनर हो। ना पार्टनर, ये यूजुअली ना जो हिंदी फिल्म में बोलते हैं मेरा सोलमेट है, तो हमेशा ये पार्टनर, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड इसको दिखाया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है। वो अलग आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। देखिएगा कभी कोई कजिन्स में जिंदगी भर कितना, जो दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर सपोर्ट करते, तो वो सब वही है असल में सोलमेट। तो कार्मिक इतना दर्दनाक क्यों होता है मोस्ट ऑफ द टाइम? कार्मिक, हाँ कार्मिक देखिए, कार्मिक आते ही बदला लेने के लिए। अच्छा, उनका कार्मिक तो का यही लेसन मिलता है। लेसन तो मिलता ही है, लेसन के लिए ही तो, कि क्योंकि हम वो चीज़ सीखते नहीं है वो इस जन्म में। और एक हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग जन्म को मानते हैं ना, तो ये है कि हम पूर्व जन्म में कुछ तो उनके साथ किए होंगे और जो पूरा नहीं हुआ होगा। आप देखिएगा इस जन्म में कार्मिक जो मतलब रिलेशन है ना, एक सपोज कोई पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप भी काउंटर उसको करते जा रहे हो, जो मैं आपको नीचे बता रही थी वो चीज़। तो जैसे ही ना आप उनको कुछ तंग करना छोड़ते हो ना, आप देखना धीरे धीरे आप, वो भी आपको परेशान करना छोड़ेगा। तो ये क्या होता है, वो तो आया ही उसलिए, तो आप अगर इस जन्म में भी उसको परेशान करोगे तो वो उल्टा परेशान करेगा। तो ये चीज़ आपका चलते ही रहेगा। इसीलिए अगर कोई कार्मिक है वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, जितना ज़रूरत है उतना। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करना, चिल्लाना, उसके साथ ये चीज़ें आप जितना करोगे ना, और कार्मिक में क्या होता है, आप छूट भी नहीं पाओगे। आपको छुटकारा भी नहीं मिलेगा। जब भी आपको छुटकारा चाहिए ना, तो आपको हटना पड़ेगा। इमोशनली आप वहाँ से हट जाओ, इमोशनली हटो और उनको तंग करना छोड़ दो। वो अपने अच्छा है, भाई तुम जैसा है ठीक है, अच्छा है, बस आप देखो धीरे धीरे आपका सिचुएशन बदलने लगेगा। तो ये अच्छा कार्मिक वाला कैसे होता है? अच्छा कार्मिक का क्या होता है, देखिए अच्छे कार्मिक भी आते हैं लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें कम होते हैं। लेकिन अच्छे कार्मिक भी आते हैं, वो लेकिन थोड़े दिन के लिए आते हैं आपके पास। वो कुछ अच्छा सा आपको कुछ अपलिफ्ट करके, आपका कुछ अच्छा करके वो फिर चले जाते हैं, कुछ अच्छा चीज़ सिखा के, या कोई सिचुएशन से अचानक आपको निकाल दिए, फिर आप देखिएगा वो कहाँ चले गए, आपको कोई या कुछ ऐसी जगह आपको पहुंचा दिए, ठीक है ना,
लेकिन उसके बाद देखिएगा आप वो कहाँ गायब हो गया जिंदगी से। ये अच्छे कार्मिक होता है। हो सकता है कि टेम्पोररीली, देखिए कई रिश्ते ऐसे होते हैं टेम्पोररी हमें लगता है कि बहुत पेन दे रहा है, बहुत पेन दे रहा है, लेकिन वो रिश्ता अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं खुशी भी देगा। ठीक है, आगे जाके उससे कुछ फायदा भी होने वाला है आपका, चाहे आपका सिचुएशन चेंज होगा या वही आदमी कभी कभी, लेकिन इनिशियली वो हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान भी नहीं बोलेंगे, मतलब हो सकता है उसके किसी बिहेवियर से आप हम खुद उसको मतलब क्यों ऐसा कर रहा है, हाँ विचलित हो रहा है, तो ये चीज होता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता है। ये जो मेन कार्मिक जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, वो बहुत लाइफ को डैमेज करते हैं, लेकिन उससे बचने का यही जो मैंने तरीका उसको आपको उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। आप अगर इट्स नॉट इजी, हम बोलते हैं इजीएस्ट, लेकिन इजी नहीं होता। हम लोग आम इंसान है ना, हम लोग नॉर्मल इंसान है। एक माफी का जो हम लोग बात कर रहे थे, माफ हम लोग कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं ना। ये बहुत, माफ सुनने में छोटा सा शब्द है, वो इतना पावरफुल शब्द है। आप सोच के देखिए, अब मेरा कोई लाइफ खराब किया, आपका कोई, हम लोग एक झटके में कर देंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। बहुत काम करना पड़ता है अपने आप के खुद के ऊपर बहुत काम करना, और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए उसके लिए। लेकिन अभी मैम हमको पता है, अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो हम सोचते अच्छा पिछले जन्म में मेरा कुछ रहा होगा विच आई गॉट बैक, ठीक है, मे बी आई डिड समथिंग, कुछ मैंने किया होगा जो मुझे इसका रिटर्न अभी मिल गया, और वो बहुत इजी होता है टू लेट गो ऑफ दैट थिंग। तो ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ये चीज सोचना ही है। और एक चीज देखिए, सब ना हम लोग क्या करते हैं, सबका अपना अपना, हम लोग अपना डेस्टिनी, अपना किस्मत लेके आए हैं। किसी चीज का देखिए, कोई लाइफ में आया, हम मेरे साथ सही नहीं चल रहा है, हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एक समय के बाद मुझे लग रहा है कि वो नहीं हो सकता है, वो अपना डेस्टिनी वही लेके आया है, तो मुझे हट जाना है। देखिए, और एक बात होता है क्या, जैसे हेल्प का भी ना, हम ये चीज़ हम लोग बोलते हैं ना, सब धर्म में यही बोलते हैं, आप लोगों को हेल्प करो, लेकिन हेल्प करने का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि सब अपना अपना किस्मत लेके आते हैं। अगर कोई भी आदमी बार बार एक ही काम कर रहा है, आप उससे बचा रहे हो, फिर 2 महीना बाद फिर एक आप उससे बचा रहे हो, तो क्या हो रहा है, उसका जो कार्मिक ये है ना, वो अब आप पे आ जाएगा, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। तो अब अगर 2 बार 3 बार 5 बार, ये जान लो, कोई आदमी अगर बहुत ज्यादा रिपीटेडली एक ही चीज कर रहा है, उसको नहीं हेल्प करना है। और इसीलिए भी शायद, क्योंकि पेरेंट्स मोस्ट ऑफ देम, बहुत जो अवेयर पेरेंट्स है वो नहीं, उनको लगता ही नहीं है कि वो जो आया है मेरा बच्चा, ही इज़ एन इंडिविजुअल, ही और शी इज़ एन इंडिविजुअल। उनको लगता है कि इट्स लाइक अ टॉय, जिसको जैसे मोल्ड करेंगे वो बन जाएगा, और जो मेरे सिद्धांत है वैसे ही बनेगा। बट इट इज़ टेक्निकली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वो अपना किस्मत, अपना नेचर, अपना सब कुछ लेके आया है, और वो एक इंडिविजुअल इंसान है जिसका अपना सब कुछ है, पहचान भी अपनी बनेगी। लेकिन पेरेंट्स बहुत थोपते हैं इसको। तो ऐसे कोई केसेस आते हैं पेरेंट्स को लेके? हाँ, पेरेंट्स को लेके। अभी देखिए, हम एक बार मेरे पास आया था बच्चा ना, वो लोग बिजनेस क्लास है, पूरी तरह से अच्छी फैमिली है, तो वो बच्चा टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, वो इंजीनियर बनना चाहता है। उसकी मम्मी मेरे पास आई थी, और काफ़ी टेक्निकली स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा, वो अभी से लगभग घर का हर चीज़ बना देना, ये करना। लेकिन उसके घर में जो उसके बड़े हैं, खासकर उसकी दादी जो है, और वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो बहुत अगेंस्ट है। फैमिली बिजनेस है, तुमको यही करना है, क्योंकि वो लोग बिजनेस क्लास ही है, तो तुमको यही करना है। अब बच्चा क्या हो रहा है, बच्चा धीरे धीरे रिजिड होते जा रहा है। अब वो बच्चा, हम वही उनको बोले कि आप देखिए आपका बच्चा कितना शार्प है, इतना छोटा बच्चा, मतलब उनकी मदर बोल रही थी छोटा सा जो मिक्सी फटाफट ठीक कर दिया, कुछ मतलब इतना, जबकि बहुत कम एज का था, तो उसका उसी में इंटरेस्ट है। लेकिन वो लोग प्रेशर क्रिएट करके, ऐसे 2-3 केस आया है इस तरह से। एक बार हॉस्टल भेज गए, वो बच्चा नहीं रह पाया, पढ़ाई छोड़ दिया। तो कैसे करेगा, क्योंकि उसका तो वो जोन है ही नहीं। हाँ, वो है ही नहीं, वो कुछ और करना चाहता है। तो ये तो, और ये नहीं है कि बहुत अच्छे पेरेंट्स भी ये काम करते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स भी करते हैं कि हम जो चाह रहे हैं, तुम्हें वही स्ट्रीम लेना है, ट्रेडिशन प्रथा को मानना है, वही उसी को तुमको करना है। तुम अगर प्लेयर बनना चाहते हो, तुम अगर म्यूजिशियन बनना चाहते हो, नहीं, अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर, इसी में तुमको करना है। तो ये तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत। खैर अब तो बहुत
अभी के सुधर रहा है, पेरेंट्स हाँ। नहीं है वैसे। देखिए हम लोग भी है, अभी मेरा भी बेटा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं भी कभी कभी करती हूँ उसके साथ, तुमने प्रेशर, लेकिन हाँ मेरा ये नहीं है कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग करियर बनाना है, वो नहीं। मैं थोड़ा चाहती हूँ कि बस पढ़ाई तुम अच्छे से करो, जो हर लेकिन पेरेंट जो चाहता है। हाँ वो तो चाहता ही है कोई, लेकिन हम लोग अभी के जनरेशन के हम लोग जो हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। समझ गए हैं। पहले तो ये बहुत, लेकिन टैरो में तो मुझे लगता है आप काउंसलिंग भी करती हैं। काउंसलिंग तो होता ही है, क्योंकि देखिए जब आप मेरे पास प्रॉब्लम लेके आएंगे ना, आप बात करोगे, तो जो गाइडेंस है वो तो मैं अकॉर्डिंग कार्ड तो मैं देती हूँ, बाकी कुछ तो मैं खुद से भी उनको बता देती हूँ ना कि जो मुझे समझ में आता है कि ये अभी बोलना है, ज़रूरी है उनको ये चीज़ दिखाना है, तो वो मैं बताती, तो उससे वो उनको अच्छा लगता है। आप जिसका कार्ड पढ़ते हैं या जो आपके पास आते हैं, उनको आप पहले से जानते हैं, जानना चाहते हैं कि वो प्रोसेस क्या है, कि जस्ट आए और आप मेरे को नहीं जानते, वी आर स्ट्रेंजर्स, और आके हमने बोला कि मुझे सेशन कराना है, तो क्या प्रोसेस होता है उसका? नहीं, वो मैं तो हर किसी को कैसे जानूंगी, तो पॉसिबल ही नहीं। तो कुछ नहीं, वो मेरा सेशन बुक करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, बस थोड़ा बहुत मैं पूछती हूँ क्या करते हैं, जेन्युइन थोड़ा सा तो जान पहचान होनी चाहिए बस। उसके बाद हम बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो वो मुझे अपना प्रॉब्लम बताते हैं, मैं फिर कार्ड्स शफल करके उनके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। तो दुनिया की हम बात करें, और दुनिया में एक घमासान ऑलरेडी चल रहा है, तो हम एक टैरो कार्ड रीडर से ये जानना चाहेंगे कि ये जो वॉर चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये दुनिया को कैसे इफेक्ट करेगा? ये टैरो का प्रेडिक्शन क्या है? चलिए देखते हैं टैरो क्या गाइडेंस देती है। गाइडेंस तो नहीं बोलेंगे, इफेक्ट अब शुरू तो हो ही गया अब। देखिए ये कार्ड्स थंडरबोल्ट, कंट्रोल, लेट गो, एडवेंचर, एग्जिस्टेंस, देन चेंज। तो देखिए जैसे हम लोग तो सब लोग जानते हैं कि कुछ लोगों का है ही कब्जा करना है, कंट्रोल करना है, तो उनका तो सोच ही ये है, वो जिंदगी भर जो करते आए हैं वो ही करेंगे, उनका यही है कि वो सब पे हमको कंट्रोल करना है। तो यहाँ भी वही इशू है। इससे क्या हो रहा है देखिए, थंडरबोल्ट पूरी तरह से ध्वस्त, वो तो हम देख रहे हैं ना क्या किस तरह से ध्वस्त हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग टाल सकते थे अगर हम लोग इसको जाने देते, लेट गो करते, सही तरीके से हैंडल करते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें कंट्रोल करना है। अभी भी सिचुएशन अगर थोड़ा सा समझदारी से लिया जाए, ये जैसे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, ठीक है, इसमें अभी भी अगर समझदारी से लिया जाए, थोड़ा सा ऊपर वाले से डर हो, थोड़ा सा सोच कि जो अभी हम कर रहे हैं वो कभी ना कभी पलट के आ सकता है। ऐसा नहीं कि आगे वाला हमेशा कमज़ोरी रहेगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए था, हम उसको बैठ के सुलझा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इफ़ेक्ट तो इसका बहुत ख़राब होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज भी आएगा। बहुत बड़ा चेंज एक आ रहा है जो सफ़र करेंगे हम लोग, हर कोई हम लोग सफ़र कर सकते हैं। और कुछ इसमें जो लोग शामिल है, कुछ लोगों का है उनको इसमें मज़ा आता है। ये एडवेंचर का कार्ड है। अच्छा, उनको मज़ा आता है, थ्रिल आता है। ये
बस ऐसा करना है, लोगों को बर्बाद करना है, कंट्री को परेशान करना है, तो कुछ लोगों का इसी में मजा है, थ्रिल है। तो ये तो लाइफ नहीं हो सकता ना, आपका थ्रिल किसी का परेशानी का सबब नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ है कि परेशानी तो अब बहुत आएगी और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और ये भी है कि जो लोग कर रहे हैं उनको भी तैयार रहना पड़ेगा कि कल इसका मेरे खामियाजा होगा और मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है। लेकिन अब जो हो रहा है वो सिचुएशन तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है आगे जाके ना थोड़ा बहुत ये नेगोशिएशन लेवल पे आ भी सकता है कि बातचीत होके थोड़ा सा आगे। अभी तो सिचुएशन हम लोग बहुत ख़राब देख रहे हैं, ऐसा कुछ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कोई नेगोशिएशन होने का चांस है, बट आगे ऐसे हो सकता है। तो चेंज की जो आप बात करें वो किस तरह का चेंज हो? चेंज देखिए, हम लोग चेंज का क्या मतलब है, चेंज मतलब हर तरह से। एक तो अगर इस बार ये भी चेंज हो सकता है कि जो हर बार लोगों को परेशान कर रहे हैं अब उनको टक्कर का मिल गया है। अच्छा, ये भी एक चेंज है कि हम हमेशा ही जीतेंगे, ऐसा कैसे होगा। हाँ, ये भी चेंज हो सकता है कि अब वो जैसे सोच रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं भी चल सकता है, वो पलट भी सकता है, वो कंट्रोल वो खो सकते हैं। ये चेंज भी अब हो सकता है, क्योंकि अगर ओपोनेंट जो लोग अभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो अगर अपने रूप में आ जाए तब इनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। हम उतना नाम नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग हमेशा कंट्रोल करना चाह रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाकी जो लोग अभी सपोर्ट में है वो लोग भी तो चाहेंगे ना कि, तो इसीलिए ये एक बड़ा चेंज इसका चांसेस है कि ये अब थोड़ा सा चेंज लाएगा, थोड़ा सा पावर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज ला सकता है। जो ये इतना सोच रहे हैं ना कि अभी हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, मोड में चल रहे हैं, आगे हमको सब अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। बाकी हम लोग ये लोग अपना एग्जिस्टेंस का लड़ाई अब शुरू होगा। ओके, आगे जाके एग्जिस्टेंस का लड़ाई होगा। तो आपने दुनिया का बताया, वॉर का बताया, लेकिन कुछ हमारे ऑडियंस के लिए क्या बताना चाहेंगे? जैसे फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, अप्रैल टू मार्च, तो ये फाइनेंशियल ईयर इस देश के लिए, झारखंड के लिए, इकोनॉमी के लिए कितना सही रहेगा? झारखंड के लिए देखते हैं। देखिए, ये 3 कार्ड आए हैं झारखंड के फाइनेंशियल के लिए। एक है सेलिब्रेशन, चेंज और वी आर द वर्ल्ड। तो देखिए, झारखंड के लिए ना ये भी एक चेंज का समय है। फाइनेंशियली एक चेंज आ रहा है, क्योंकि अब सामने तो इलेक्शन भी है ना, बहुत सारा चीज़ उथल पुथल होने वाला है, सब चेंज तो आएगा ही। और बाकी जो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जितना मतलब क्या बोले आपको, जैसे हम जितना संगठित रहेंगे ना, जितना बाहर के लोगों के साथ और जो भी हमारे फाइनेंस को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ गवर्नमेंट जितना अच्छे से कोलैबोरेशन करके उनके साथ मेलजोल बढ़ा के चलेगी ना, उनके लिए बेटर होगा। और ये कार्ड देखिए सेलिब्रेशन का, ठीक है, तो हो सकता है एक बहुत अच्छा समय आ रहा है, एक चेंज का समय आ रहा है, जहाँ झारखंड फिर से नए सिरे से जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे फाइनेंशियली, वो सबसे उभर के आगे आएगा। और ये चेंज हो सकता है ये, लेकिन उनको क्या है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, जो फ़ायदा देंगे, उनके साथ गवर्नमेंट को बहुत अच्छा से कोलैबोरेट करके, अच्छा से मतलब साथ में लेके, जितना वो लोगों के साथ में लेके, लोगों के साथ जुड़ के काम करेंगे ना, उनके लिए फाइनेंस का ये उतना ही अच्छा होगा। और कुछ अच्छा आने वाला है जो सेलिब्रेशन का मोड ला सकता है। लेकिन इसका और एक कार्ड है कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी
मैं बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपका पैसा जा रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा इधर उधर करते रहे हो और बैलेंस, यहाँ बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए जब आप खर्च कर रहे हो तो आपको बहुत हिसाब से करना है, बहुत हिसाब से। लेकिन हाँ, लोग, और ये हमेशा, क्योंकि कार्ड ही है वी आर द वर्ल्ड, हमेशा तो ये लोग कौन से हैं? मतलब स्टेट के लोग हैं, स्टेट के लोग, उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए क्या फायदा है, क्योंकि वो है तो आप लोग हैं, है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए कि आप उनके लिए आप कितना फायदेमंद साबित हो सकते हो, उनके लिए आप क्या ला सकते हो। तो जितना चेंज, किस टाइप चेंज? तो दोनों तरह का होता है। इसमें पॉजिटिव चेंज, ये पॉजिटिव, क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव है। अच्छा ही चेंज आएगा। अगर झारखंड के लिए कुछ चेंज आ रहा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड बोलते हैं ना, तो ये सारे कार्ड नेगेटिव, ये पॉजिटिव कार्ड है। तो इसमें अच्छे ही चेंज है। तो आगे जाके सेलिब्रेशन का मौका भी आएगा, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा भी है नहीं, मतलब खर्च सब दायरे में रहते हैं। हाँ, सब मैनेज करके, और लोगों को लेके, लोगों का सोच के, लोग क्या, हम जनता को क्या फायदा दे सकते हैं, जनता को कितना फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं, कितना उनका फायदा कर सकते हैं, ये सब चीजें। लेकिन हाँ, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना हम कर रहे हैं वो मेरे दायरे में है कि नहीं। हम ऐसा तो नहीं है मेरा जितना है उससे ज्यादा हम कर रहे हैं, जितना चादर है उतना ही पैर जाके फिर वो ऐसा नहीं कि उस चीज फिर पलटवार हो जाए। हाँ, तो मैम अभी जो सेगमेंट है इंटरेस्टिंग वाला कि 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, और हालांकि पाश्चात्य सभ्यता में वो डेट के हिसाब से होता है, हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र के हिसाब से होता है। लेकिन ओवरऑल अगर एक राशि फल का बात बोले तो मैं आपको नाम बोलते जाऊंगी राशि के, और आप देखिएगा कि इस साल उनका फ्यूचर क्या है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। देखिए, इस साल मेष राशि का ये कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन। उनको ये कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन, तो उनको ये चीज़ है कि वो आगे तो बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे, वो अपने पंख फैलाएंगे, उनका जो भी काम है, पढ़ाई है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उनको किसी भी तरह के इल्यूजन में नहीं रहना है, किसी भी तरह से गलतफहमी नहीं पालना है, किसी भी तरह से इल्यूजन में नहीं रहना है कि ये होने वाला है। और हमेशा ये करना है कि आपको सोचते सोचते रहेंगे तो नहीं होगा, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हर काम में आप सिर्फ एक्शन लो, ऐसे सोचते मत बैठो, एक्शन लेना ज़रूरी है। लेकिन कोई भी चीज़ का इल्यूजन नहीं पालना है और दिमाग बहुत खुला रखना है। मतलब कोई भी बाउंड्रीज अपने अंदर नहीं रखना है। सेकंड, वृषभ। ये देखिए, वृषभ राशि के लिए आया है लेजीनेस। तो वृषभ राशि के लोगों को, जो भी जातक है, उनके लिए कोई भी लेजीनेस का कोई मतलब वो आराम नहीं कर सकते हैं इस साल। बिल्कुल उनको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। और अगर वो सोच रहे हैं कि ये काम तुम कर लिया, अब थोड़ा सा बैठ जाते हैं लेजी पर, तो उनका फिर काम खराब होने वाला है। तो इसीलिए उनको एक्टिव रहना पड़ेगा, हमेशा आगे काम करना पड़ेगा। और जो भी काम वो कर चुके हैं, अगर उनको लगता है हम तो बहुत काम कर लिए, तो उनको टेक केयर करना पड़ेगा। जैसे ही वो इस सब चीज़ों से हटेंगे तो उनका काम बिगड़ने वाला है। और बिल्कुल भी आप लेजी नहीं हो सकते हैं किसी भी काम में। नेक्स्ट इज मिथुन। चलिए देखते हैं मिथुन राशि के जातक के लिए क्या है। देखिए, इनके लिए कार्ड आया है फाइटिंग का। तो मिथुन राशि के लोग जो है ना, ये साल वो बहुत ज़्यादा मतलब फाइटिंग वाले इसमें रहेंगे। सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी। कोई भी चीज़ लेके अंतरात्मा के साथ जो फाइटिंग होता है ना हम लोग का, तो हो सकता है कि वो किसी भी चीज़ को लेके खुद से उनका बहुत लड़ाई चल रहा है। बाहर वालों से तो लड़ाई हो ही रहा है, बट उनका खुद पे भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लड़ाई चल रहा है अपने अंदर। तो अपने आप को बहुत गार्ड करके चल रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा खुलना चाहिए। और इस जो नेगेटिव इसमें है ना, ये नेगेटिव कार्ड है, तो इस नेगेटिव मोड से उनको निकलना पड़ेगा, तब आगे जाके रास्ते उनको मिल जाएंगे। ग्रेट। तो अगला आते हैं कर्क राशि पर। देखिए, कर्क राशि के लिए ये कार्ड आया है द फूल। ठीक है, Which means? हाँ, ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है।
तो इट मीन्स कि कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। वो कोई भी नए काम शुरू कर सकते हैं और वो जो भी काम भी करेंगे ना उनको सक्सेस मिलेगा। अगर वो कोई नया बिजनेस, पढ़ाई, जो भी काम, और थोड़ा सा अगर लाइफ में चाह रहे हैं कि रिस्क ले, तो वो अभी उनको थोड़ा रिस्क लेके भी, एक होता है ना लीप ऑफ फेथ, वो उनको लेना पड़ेगा, एकदम छलांग लगाना है। बहुत अच्छा समय, कोई भी नई शुरुआत किसी भी चीज का आप नई शुरुआत कर सकते हो। इस साल आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ग्रेट। अगला है सिंह। देखिए, सिंह राशि के लिए कार्ड आया है सक्सेस। ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, उनके लिए भी सक्सेस। सिंह राशि के लोगों के लिए सक्सेस आ रहा है। वो इतने पूरे साल जो काम किए हैं ना, अब उनको रिजल्ट मिलने वाला है, सक्सेस उनके पास है। बट उनको ये ध्यान रखना है कि सक्सेस को हैंडल भी करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सक्सेस मिल जाए और आसमान में उड़ रहा है, तब दिक्कत हो सकती है। इसलिए सक्सेस आ रहा है, उसको आप सही तरीके से हैंडल भी करो तो सब चीज़ अच्छा है। राइट। नेक्स्ट इज कन्या। देखिए, कन्या राशि के लिए पॉलिटिक्स, ये नेगेटिव कार्ड है। अच्छा, ठीक है। तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये है कि आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। आपके साथ जो लोग हैं वो शायद आप डबल फेस्ड है। आप उनका जो चेहरा देख रहे हैं वो एक्चुअली नहीं है। वो आपके सामने कुछ बिहेव करते हैं, आपके पीछे कुछ बिहेव करते हैं। तो इसीलिए आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप जिन लोगों के साथ हो, सही तरीके से उनको देखो और समझो, ताकि वो आगे जाके आपको कोई परेशानी ना कर सके। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स घर में हो, ऑफिस में हो, इनसे उसको बच के रहना चाहिए। ग्रेट। नेक्स्ट इज तुला। देखिए, तुला राशि के लिए आया है ट्रस्ट। बहुत अच्छे कार्ड है। इसमें यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप बिल्कुल जो काम करना चाह रहे हो आप आराम से करो। बस यूनिवर्स पे सपोर्ट आपका हमेशा रहेगा। आप उनको हमेशा उन पे ट्रस्ट रखो और खुद पे ट्रस्ट रखो। खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। तो इसीलिए अगर आप कोई भी काम सोचो कि नया काम शुरू करें, पढ़ाई, कहीं विदेश जाना है, कुछ भी, तो आप बिल्कुल इस काम में आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल एकदम ट्रस्ट के साथ। अपने विल पावर से, अपने ट्रस्ट के साथ आप कर सकते हो। ग्रेट। और अगला है वृश्चिक। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए कार्ड है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब है वृश्चिक राशि को अभी अपने कोई भी काम में पूरा 100% देना पड़ेगा। वो दूर दूर किसी भी काम से अगर है वो 100% नहीं दे रहा है तो उनके लिए प्रॉब्लम है। कोई भी काम वो कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको वहाँ उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी उनका काम आगे बढ़ेगा। और दूसरों पे नहीं छोड़ना है, खुद वो काम हाथ में लेके, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो काम करना है। ग्रेट। नेक्स्ट इज धनु। देखिए, धनु राशि के लिए यह है इनोसेंस। इनोसेंस है तो आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंस बनना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हर जगह दिमाग चलाना भी नहीं है। अच्छा। ऐसा इतना इनोसेंस मत बन जाइए कि लोग आपको बेवकूफ़ बना जाए, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दिमाग भी मत लगाइए। कई बार क्या होता है, हम लोग दिमाग लगा सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसीलिए जहाँ जैसा हो वहाँ हैंडल कीजिए। बाकी कार्ड बहुत अच्छा है, यूनिवर्स आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मकर राशि। देखिए, ये आया है मकर राशि के लिए टर्निंग इन। तो यहाँ मकर राशि के लोगों के साथ शायद अभी हो सकता है कि वो कुछ सोच रहे हैं और बाहर के इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बाहर के लोग बोल बोल के ये करो वो करो, उनका दिमाग खराब किए हुए हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल सुनना नहीं है। जो आपका मन चाह रहा है, आपका अंतरात्मा जो चाह रहा है, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। जो आप खुद करना चाहते हो आप उसी चीज़ों को फॉलो कीजिए। बाहर के लोगों को आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कुंभ। कुंभ राशि के लिए एक कार्ड है साइलेंस। इस पे क्या वो कुंभ राशि का गाइडेंस ये है कि आप जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत बोलिए। हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कहीं बोल रहे हैं, उससे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको बोलना भी नहीं है। और अगर आप बिल्कुल ही चुप हो, आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, आप चुपचाप रहते तो वो भी नहीं है। वहाँ आपको बोलना है। वो आप सिचुएशन समझ के, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप अपना सिचुएशन समझ के आप काम करो। जहाँ बोलना आपको ज़रूरत है तो वहाँ लोग आप पे हावी हो रहा है, आप चुप हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए। यूनिवर्स आपके साथ है। और अगर हो सकता है थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। ओके। लास्ट बीइंग मीन, पाइसेस।
देखिए स्पाइसेस के लिए एक्सर्शन, ठीक है, एक्सर्शन। तो अभी इनका हाल ही देख रहे हैं क्या बुरा हाल है। तो वो अभी सोच सोच के बहुत अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारी ले चुके हैं, बहुत प्रेशर ले चुके हैं। तो इनके जातकों के लिए यही कहना है, थोड़ा प्रेशर कम कीजिए और थोड़ा काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर मत लीजिए। अच्छा। जो जाके आगे आपके हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपको मेंटल आपको इश्यू हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा आराम कीजिए और अपने काम को, अपने जिम्मेदारी को थोड़ा बांट लीजिए। सब जिम्मेदारी आपका अकेले का नहीं है। ग्रेट, दैट वाज ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। और कभी कभी आपको अपने लिए अगर कार्ड निकालना हो तो इजी रहता है कि हार्ड रहता है? इजी मतलब निकाल तो सकते ही हैं, निकालते भी ऐसा नहीं है, बट होता है कभी कभी ना खुद का इंटेंशन उसमें आ जाता है। जैसे होता है मुझे ये कार्ड चाहिए, मुझे मेरे काम ऐसे होना चाहिए, तो वो इंटेंशन आ जाता है। तो हम उसके लिए पहले से थोड़ा प्रेयर कर लेते हैं। ओके, कि मेरा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मेरा जो हाई ये है, और बस आप जो कहेंगे वही इंटेंशन आना चाहिए। निकाल तो लेते हैं, करते भी हैं, ऐसा नहीं है। हम तो डेली एक कार्ड निकालते हैं अपने गाइडेंस के लिए। तो ऐसे दिन की शुरुआत में निकलता हूँ। हाँ। और जब आप बहुत लोगों से डील करते हैं तो बहुत लोगों के एनर्जी के आप करीब आते हैं और सबका अलग अलग होता है, तो उससे अपने आप को बहुत सारे नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव तो चलिए अच्छा है, बट नेगेटिव और से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को? थोड़ा सा सबसे जो पावरफुल है मेडिटेशन। एक हम लोग का शील्डिंग मेडिटेशन होता है, तो वो हम पहले कर लेते हैं। वो एक शील्ड अपने आसपास बनाते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो। और मेडिटेशन मेरा तो ज़्यादातर हम मेडिटेशन से ही करते हैं। और दूसरी बात है, कब छोटे छोटे रिचुअल्स भी होता है, जैसे घर लौटने के बाद नमक पानी से पैर धो लिए, नमक पानी से नहा लिए, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। अच्छा। सडन तबीयत खराब हो गई है। ओके। तो ये सब उसके बाद मुझे पहले उतना नहीं समझ में आता था, शुरू में लगता था हो जाएगा ठीक, लेकिन 2 बार मेरे साथ हुआ है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इस मामले में कॉशियस हो गई। तो और जो लोग टैरो नहीं करते हैं, इस पे विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो विश्वास नहीं रखते हैं, तो देखिए विश्वास ये कभी प्रैक्टिस उन्होंने किया नहीं है कभी टैरो रीडिंग, तो ये जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते थे जिनको कुछ भी पता ही नहीं था, लेकिन जब उनका सेशन मैंने लिया वो शॉक्ड बिल्कुल कि आप कैसे ये बता दिए, कैसे ये पॉसिबल है। तो आप जब तक किसी चीज को नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो एक तो आप अगर बिलीव नहीं है, नहीं देखिए पहली बात तो ये बोलेंगे, ये जो भी ये फील्ड है ना, टैरो हो, हीलिंग हो, जो भी चीज, ये पूरी तरह से बिलीव पे है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, आप आधे मन से आओगे, तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक बार बिलीव करो ना, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है इसमें, क्योंकि इसमें लॉजिक तो नहीं होता है ना, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है। आपको बिलीव करना है कि जैसे आज हम आए हैं तो यहाँ सही गाइडेंस लेके हम जाएंगे, तो आप देखो आपके लिए सही होगा। तो बस बिलीव सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जो भी करिए उसमें बिलीव विश्वास रख के कीजिए। विश्वास। तो अगर आपको ये कहा जाए कि इस TVC पॉडकास्ट के लिए एक कार्ड उठाए और वो प्रेडिक्ट करे, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखते हैं क्या कार्ड आया है के लिए। वाह, अमेजिंग। सक्सेस। बस काम करते रहिए, सक्सेस है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, काम बिल्कुल हिम्मत के साथ और लगन के साथ करते रहिए। सक्सेस संकल्प के साथ, हाँ, दृढ़ संकल्प के साथ। अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाए, कभी अप डाउन्स आएंगे, उस पर घबराना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस ही है। ओके, ठीक है। तो हम लोग लगे रहे, बिल्कुल लगे रहिए, एकदम कोई चिंता नहीं है। इससे अच्छा कार्ड क्या हो सकता है। और हम पूछना चाहेंगे कि टैरो एज अ करियर, टैरो रीडिंग एज अ करियर, ये कितना बढ़ रहा है? और अगर जो यंगस्टर्स है वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आजकल स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग में, तो उनके लिए टैरो एज अ करियर कितना अच्छा है? टैरो एज ए करियर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग अभी शुरू किए हैं ना, बहुत लोग लाखों में कमा रहे हैं। तो बड़े शहरों में तो सही में लाखों में कमा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी हम लोग को थोड़ा स्ट्रगल है, बड़े शहरों में तो बहुत। और एक चीज़ है, जैसे मेरा भी है, मैं जैसे अब टैरो सिखाना भी शुरू किया है मैंने, और मुझे आगे और इसको बढ़ाना है, क्योंकि थोड़ा उसमें तो काम भी करना पड़ता है ना, इससे अभी टाइम के अभाव से। लेकिन मेरा आगे है कि मैं कोचिंग करूँगी, और अगर कोई कोचिंग शुरू करता है ना, तो उसमें बहुत अच्छा है। मेरा एक है ना कि मैं हिंदी में, क्योंकि मैं बंगाली स्पीकिंग हूँ, और बंगाली में,
क्योंकि बहुत लोगों का ना जो इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है, उनके लिए उनको मन है, उनको ये चीज़ मैंने देखा है, वो चाहते हैं, उनमें पोटेंशियल भी है। क्योंकि देखो टैरो ऐसा चीज़ है, ऐसा नहीं कि अमेजन में आपको हज़ारों कार्ड्स मिल जाएंगे, आप खरीद लिए और पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको खुद तैयार करना पड़ता है। एक तो आपका इंट्यूशन पावर पहले से थोड़ा होना चाहिए, बाकी फिर आप मेडिटेशन करो, ये करो, बहुत मेहनत लगता है। ऐसा नहीं कि आज कोर्स किए कल टैरो कार्ड रीडर बन गए, ये जरूरी नहीं है। तो किसको टैरो रीडिंग करना चाहिए, किसको इस करियर में आना चाहिए? करियर का तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर इंटरेस्ट है आपको देखिए ऐसा आपको अंदर से फील होगा, आपको फील होगा, वो डिवाइन आपको खींच के ले आएंगे। अच्छा, जैसे मेरे केस में आपको बोले कैसे हुआ, तो वैसे ही जिनको अगर आपको आना है तो वो आप किसी भी घुमा फिरा के आप आएंगे ही। और जो है थोड़ा सा इंट्यूशन तो होना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, और इसमें लिए कुछ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि मैं हिंदी और बंगाली में, क्योंकि बंगाली में थोड़ा देखिए गूगल में तो ट्रांसलेशन मिल जाता है, लेकिन इतना खराब ट्रांसलेशन होता है कि वो फिर किसी को बता नहीं गया। तो मुझे मन है कि मैं अपने से थोड़ा सा उसमें मेहनत करके लिखूं बनाऊं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरा अगला है वही कि मैं थोड़ा कोचिंग, अभी है 1-2 स्टूडेंट है अभी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इसमें तो थोड़ा सा मुझे उसमें मेहनत करना है, तो मुझे कोचिंग भी करना है। तो बच्चे आ सकते हैं, अच्छा करियर है इसमें। अच्छा, ओके। और मेट्रोज में बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग यहाँ भी है, धीरे धीरे हो रहा है, लोग जान रहे हैं, हो रहा है। हीलिंग के लिए लोग अभी सोच रहे हैं ना, हीलिंग लोग जान रहे हैं, पहले जानते ही नहीं थे हीलिंग क्या है, हीलिंग भी कोई चीज होती है, जानते ही नहीं थे। ठीक है, प्रॉब्लम चल रहा है, अपने समय से ठीक हो जाएगा। लेकिन अब लोग सफर भी होते थे लोग, अब जानते हैं, अवेयरनेस नहीं था। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हो, और कभी हमें भी इच्छा हो तो हम भी सीख ले टैरो, अगर हमारे में उतना कंपैटिबिलिटी है इस प्रोफेशन को लेके। तो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू अंतरा जी।